हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम करेंगे 1 जनवरी का आया हुआ एसएसटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स assertion A and reasoning R and choose the correct option. During 19th century, when the first schools were opened for girls, people were afraid of them. जब 19th सेंचुरी में पहले स्कूल खोले गए तो लोग उससे काफी डरे हुए थे। ये सही बात है। ठीक है, ये सही बात है, लोग डरे हुए थे। People afraid that traveling to schools would have a corrupting influence on girl. लोगों को लगता था कि इसका लड़कियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा ए भी सही है और आर भी सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये कह रहा है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स नहीं होगा, दोनों फॉल्स नहीं होगा, दोनों सही है, और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, हिंदी में भी करेंगे। अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। ये सही बात है। लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये भी सही बात है। तो ए आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, दोनों सही है, तो बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। Consider the following statements in the context of British rule in India and choose the correct option. Moderates demanded that civil service examinations should be held in India as well. मॉडरेट चाहते थे कि सिविल सर्विस एग्जाम जो है वो इंडिया में भी हो। ये भी एक सही बात है। ठीक है, इट वॉज ए मेजर डिमांड ऑफ मॉडरेट्स दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन। मॉडरेट्स का मेजर डिमांड था कि हाई पोजीशन पे इंडियन भी हो। तो ये भी सही है, दोनों सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, हिंदी में भी करेंगे। भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प चुनें। मध्यम मार्गियों मतलब नरम दल ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा में परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए। सही बात है। उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद प्राप्त करे। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। बाकी ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ लें, लेकिन गलत है बाकी ऑप्शन, क्योंकि जब दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रॉलेट सत्याग्रह एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में स्टेटमेंट दिया है। रॉलेट एक्ट कर्व द फंडामेंटल राइट्स एंड स्ट्रेंथेन पुलिस पावर। पुलिस का पावर बढ़ा दिया था रॉलेट एक्ट ने और फंडामेंटल राइट को खत्म किया था। ये सॉरी, गलती से यहाँ पे ये कर दिया। पुलिस पावर को बढ़ा दिया था और फंडामेंटल को राइट को खत्म किया था रॉलेट एक्ट में। ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी एंड अदर्स आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट हैज नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक। ये सही बात है कि इन लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट को राइट नहीं है कि वो लोगों के बेसिक फ्रीडम को खत्म करे, लेकिन ऐसा कर दिया गया था कि पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी। फंडामेंटल राइट खत्म कर दिया गया था और पुलिस के पावर को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। इवन द हिंदू एंड मुस्लिम्स वेयर अगेंस्ट रोलेक्ट एक्ट, द रोलेक्ट सत्याग्रह कुड नॉट टर्न आउट टू बी द ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये गलत बात है। ये इसको पूरा इंडिया का सपोर्ट मिला था। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट का जो विरोध किया गया था इसको सबका सपोर्ट मिला था। तो इसमें ए और बी सही है। ठीक है, सी नहीं सही है। रॉलेक्ट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। रॉलेक्ट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। ये भी सही है। यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेक्ट एक्ट
सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका, यह एक गलत बात है। यह राष्ट्रव्यापी संघर्ष बन सका था। तो ए और बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट 44, what are the important criteria used to provide opportunities for Indians to study in government run supported educational institution and to work in government office in India? कहता है कि क्या क्राइटेरिया था कि इंडियन को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वर्क करने का या रीड करने का। तो इसका जो सीटेट ने आंसर माना है, इसका आंसर सीटेट ने ए बी सी माना है। ठीक है, ए बी सी, क्योंकि सीटेट ने क्या किया है, इसका आंसर ये भी माना है। ए बी सी वाला जिसने किया उसे भी नंबर मिले हैं 1 नंबर, और जिसने ये वाला किया है उसे भी 1 नंबर मिले हैं। बाकी जिसने ये दोनों किया उसको नहीं मिले। तो आप देख लीजिए ए बी सी, यही इसका आंसर सीटेट ने माना है। कास्ट भी, फैमिली इनकम भी और जेंडर भी। ठीक है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थाओं में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? जाति, पारिवारिक आय और लिंग। सीटेट ने तीनों को माना है। नेक्स्ट देखेंगे, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अर्थ प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। नहीं, अर्थ नहीं प्रोवाइड करता है वो फोर्स। सूरज को सोलर सिस्टम को बांध के रखने का जो फोर्स है वो अर्थ नहीं करता है, सन करता है। सन के ग्रेविटी से बंधा रहता है सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। आउटर प्लैनेट्स आर फार फ्रॉम द सन एंड आर मेड अप ऑफ रॉक्स। आउटर प्लैनेट जो है, जो बाद के 4 ग्रह हैं, वो रॉक से नहीं बने हैं, वो लिक्विड और गैस से बने हैं। ठीक है, वो गैसिया, उसको गैसिया प्लेनेट कहते हैं। और शुरू के जो 4 प्लेनेट हैं, जिसमें हमारा अर्थ भी है, 8 प्लेनेट है, जिसमें शुरू के जो 4 प्लेनेट हैं, जो सन के नजदीक का 4 प्लेनेट है वो रॉक से बना है, और जो बाद का 4 प्लेनेट है वो गैस से बना है, उसको गैसिया प्लेनेट कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो हमारा आंसर हो गया बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत दिया है। पृथ्वी का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, नहीं सूर्य का खिंचाव बल बांधे रखता है। ठीक है, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा ये चट्टानों से नहीं बने। शुरू के 4 ग्रह जो है वो चट्टानों से बने, और बाद के जो 4 ग्रह हैं उसको गैसिया प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट दस इट हैज टेंडेंसी टू मूव। देखिए, ये है अर्थ, ठीक है, और है ये हमारा इक्वेटर जो बिल्कुल बीच में है 0 डिग्री। तो गर्म करंट जो है, ये गल्फ स्ट्रीम, ये क्या होता है, इक्वेटर के पास शुरू होता है और पोल की ओर जाता है, क्योंकि पोल के पास क्या होता है, ठंडी, और ये पोल इधर, ये साउथ पोल, और ये यहाँ पर नॉर्थ पोल। तो जब भी गर्म धारा जो है, जो गर्म चीज होगा वो हमेशा किधर जाएगा, ठंडी की ओर जाएगा ना। तो इक्वेटर के पास गर्म होता है, नॉर्थ के पास ठंडी होती है। यहाँ भी ठंड, आपको पता है कि यहाँ ठंडा होता है, यहाँ भी ठंडा होता है, और इक्वेटर के पास ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सबसे ज्यादा तो यहीं पर रहती है गर्मी ना, सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पर रहती है। तो गर्म जो चीज गर्म है वो किधर जाएगी, जिधर ठंडी है। तो ये ध्रुव की ओर जाएगी, पोल की ओर। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट दस इट हैज टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स पोल। गर्म करंट हमेशा पोल की ओर जाएगा, और ठंडी धाराएं जो है, ठंडी धाराएं पोल से इक्वेटर की ओर आएगी। ठीक है, अगर ठंडी धाराएं रहेगी तो इक्वेटर से पोल से इक्वेटर की ओर, गर्म धाराएं इक्वेटर से पोल की ओर, क्योंकि गर्म चीज ठंडी की तरफ जाएगी और ठंडी चीजें गर्म की तरफ आएगी। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं, अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति ध्रुवों की, ये होता ही है कि जो गर्म है वो ठंडी की ओर जाएगा और जो ठंडी है वो गर्म की ओर आएगा। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो इक्वेटर के पास से शुरू होती है, तो वो ठंडी की ओर, ध्रुवों की ओर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स अबाउट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इसको ऐसे याद रखिएगा, जो ऐसे सोया रहता है, लेटा हुआ,
उसको लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, जो लेटा रहेगा वो लैटिट्यूड। ठीक है, जो लेटा रहेगा, जो लेटा हुआ रहेगा वो लैटिट्यूड होगा। ठीक है, और जो एक पोल से दूसरे पोल की ओर जाएगा वो लॉन्गिट्यूड। जो ये इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जितना जाएगा, ये आपको पता है कितना है? ये 180। टोटल 1 कितना है ये बताइए? तो ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो टोटल जाता है, इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। जो लंबा लंबा रहता है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो क्या है? ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये सही बात है, ये जितना भी लॉन्गिट्यूड है ना, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, वो सब इक्वल लेंथ का है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 180 डिग्री। ये हमारा सबसे बीच वाला जो होता है, सबसे बीच वाला जो ग्रीन बीच में, जिसको कि हमने जीरो माना है, वो 0 डिग्री होता है। 80 डिग्री 180 डिग्री नहीं होता है। सबसे बीच वाला जो है, ये टोटल टोटल हमारा 180 है। ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाला है ना, जो ग्रीन बीच में प्राइम मेरिडियन जो ग्रीन बीच में, वो 180 डिग्री नहीं है, वो 0 डिग्री है। ठीक है, वो 0 डिग्री है। तो फर्स्ट हमारा सही है कि सारे लॉन्गिट्यूड सेम लेंथ के होते हैं, और सेकेंड हमारा गलत है। ठीक है, तो ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ठीक है, सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई, ये देशांतरीय याम्योत्तर याद रखना थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसे आप याद रखिएगा ना कि जो ऐसे लेटा है वो लैटिट्यूड, और जो नहीं लेटा है लंबा है वो लॉन्गिट्यूड। जो ऐसे लंबा लंबा है, एक सारा एक साइज का है, लंबा लंबा है और सारा एक साइज का है, तो वो लॉन्गिट्यूड, और जो ऐसे लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड। तो याद रह जाएगा। और हिंदी में ना याद रखना, देशांतरीय याम्योत्तर याद रखना थोड़ा कठिन है। ठीक है, तो सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और प्रमुख याम्योत्तरों का मान 180 नहीं 0 डिग्री, ग्रीन बीच वाला जो हमारा है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री नहीं होता है। तो ए हमारा सही है, और ए सही और बी गलत है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट देखते हैं। हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। हीट जोन जो है उस वो लैटिट्यूड के अनुसार कैटेगराइज किया गया है। सही बात है। लैटिट्यूड क्या होता है? जो लेटा रहता है, ये याद रखिएगा, जो लेटा रहता है वो लैटिट्यूड। तो इसको कहते हैं लैटिट्यूड। ये बीच वाला हमारा इक्वेटर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हमको पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ये आर्कटिक सर्कल और ये अंटार्कटिक सर्कल। यहाँ पर उससे कम गर्मी, और यहाँ पर बिल्कुल पोल के पास ठंडी। तो ये जो हीट जोन है किससे कैटेगराइज्ड हुआ? लैटिट्यूड से ही। लैटिट्यूड जो लेटा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। द इमेजनरी लाइंस ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। जो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करता है वो लॉन्गिट्यूड कहलाता है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। और ऑल लॉन्गिट्यूड आर ऑफ इक्वल लेंथ, और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये सारे इक्वल लेंथ के हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो ए बी सी तीनों सही है। ए बी सी तीनों सही है। ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, कुछ गड़बड़ है इसमें, लेकिन अगर आप बुक निकाल कर देखेंगे तो तीनों ही हमारा ऑप्शन सही है। तभी ये सही नहीं होगा जब इसमें से कहीं पर लॉन्गिट्यूड की जगह लैटिट्यूड लिखा रहेगा। अगर इसको ये लॉन्गिट्यूड ना लिख करके लैटिट्यूड लिख देता तब हमारा ए और सी सही होता। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है तो हमारा तीनों सही है। हालांकि इसका आंसर जो है वो ए और सी दिया हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो तीनों ही सही है। अगर यहाँ पे हुआ यही होगा कि यहाँ पे गलती से लॉन्गिट्यूड लिख दिया है, यहाँ पे लैटिट्यूड लिखा रहना चाहिए। आप लोग को तो पता ही है लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं, लैटिट्यूड किसको कहते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद से समझने की कोशिश करिए। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है।
विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है, सही बात है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है और सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है कहीं पे। नेक्स्ट देखते हैं। While teaching the physical features of India, a teacher asked students to mark river flowing in the Vindhya and Satpura range on a physical map of India. Which of the following rivers does she want to students to make? एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को कह रही है कि तुम वो रिवर बनाओ जो विंध्या और सतपुरा रेंज से होकर बहती है। तो वो टीचर कौन सा रिवर बनाना चाह रही है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि विंध्या और सतपुरा जो रेंज है उससे होकर कौन नदी बहती है? नर्मदा और ताप्ती। एक बार आप इसको, अगर आपके घर में मैप है तो आप एक बार मैप में देखिए। ये मैप में दिया हुआ है कि विंध्या और सतपुरा रेंज से जो नदी होकर बहती है वो नर्मदा और ताप्ती नदी है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी, ठीक है। भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करे? तो विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला से जो है नर्मदा और तापी नदी बहती है, ठीक है। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन, फैन बंद करके बनाना पड़ता है इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाती हूँ, गर्मी भी लग रही है। Consider the following two statements about ocean currents and choose the correct option. The areas where the warm and cold currents meet provides the best fishing grounds of the world. बिल्कुल सही बात है। जहां पर की गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिलती है वो फिशिंग के लिए बहुत अच्छा जगह होता है, ठीक है। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट आर डिफिकल्ट, वो नेविगेशन के लिए भी काफी कठिन होता है, ये भी सही बात है। क्योंकि वहाँ गर्म और ठंडी धारा जो मिलती है तो वहाँ क्या होता है, फॉग फॉग जैसा हो जाता है जो नेविगेशन के लिए काफी कठिन होता है। तो दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न में दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जिन स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोच्च मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वो मछली पालन के लिए बहुत अच्छा होता है। जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ नौ संचालन में बाधा, वहाँ नेविगेशन नौ संचालन में बाधा होगी, सही बात है। और वो मछली के लिए सबसे अच्छा होता है जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है। तो होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर